मैं अपने फ्रीलांसिंग के करियर में 10,000 आवर्स से भी ज़्यादा लगा चुका हूँ। 2019 में जब मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था तो मुझे एक महीने के 4,000 रुपये मिलते थे और आज मैं इससे 100 गुना से भी ज़्यादा कमा लेता हूँ। सो इन 5 सालों के फ्रीलांसिंग करियर में मैंने कौन कौन से वो लेसन सीखे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने वो लेसन्स हार्ड तरीके से सीखे, वो गलतियां करके सीखी, बट आई डोंट वांट कि आप भी वो 5 साल लगाओ सेम चीज़ें सीखने के लिए। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ वो लेसन शेयर करूंगा जिससे कि आप भी 5 साल से पहले ही इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट क्लाइंट पैराडॉक्स। अब इसमें आपको मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। एक्चुअली आपके पहले जो 5 क्लाइंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे लेना। ये हर फ्रीलांसर के साथ होता है। हर उस फ्रीलांसर को जिसे आप आज टॉप पे देखते हैं, आज उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, आज वो अपने मर्जी मुताबिक रेट्स चार्ज कर सकता है, आज वो अपनी मर्जी मुताबिक काम ले सकता है, उसने एक्चुअली इसी जगह से स्टार्ट किया होता है। उसको भी वो पहले 5 क्लाइंट्स मिलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सो अगर आप अभी अपने इनिशियल फेज़ में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रीलांसिंग शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे तो इनिशियल क्लाइंट्स मिलने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ये गेम ही बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो ऐसा एक्चुअली नहीं है। अब इसके लिए ओवर टाइम मैंने जो चीज़ सीखी वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में वॉल्यूम गेम खेलना होता है। आपके पास क्योंकि कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, आपकी स्किल्स क्योंकि उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, आप क्योंकि उतने अच्छे तरीके से मार्केट में अपने आप को पोजीशन भी नहीं कर पाए होते हैं, इसकी वजह से आप ज़्यादा वॉल्यूम में लोगों के साथ कनेक्ट करिए, उन्हें रीच आउट करिए। आप अगर महीने में 10 लोगों को रीच आउट करते हैं तो उससे काम नहीं होने वाला है। आप महीने में 100 लोगों को रीच आउट करने से स्टार्ट करिए। आपको स्टार्टिंग में वॉल्यूम गेम खेलना पड़ेगा जिससे कि आपको ओवर टाइम ये पता चले कि किस तरीके से रीच आउट करना है, किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, और उसके बाद आपको ज़्यादा काम करने के चांसेस मिल पाएँ। सो ये फर्स्ट क्लाइंट पैराडॉक्स आपको वो समझाता है कि क्या राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। आपको केवल ये नहीं देखना है कि आपकी निश का वो बड़ा फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा कमा रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पाता है, बल्कि आपको ये भी समझना है कि उसने भी कभी ना कभी जीरो से ही स्टार्ट किया होगा, और इसलिए आपको भी वॉल्यूम गेम खेलना पड़ेगा ताकि आप भी अल्टीमेटली ज़्यादा क्लाइंट लैंड करा पाओ। ये इनिशियल 5 क्लाइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 2। अब आपको क्लाइंट्स मिल तो गए हैं, बट उन्हें चार्ज कैसे करना है, ये एक बड़ा सवाल होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि मैं कैसे अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकता हूँ, मैं कैसे वो स्वीट स्पॉट ढूंढ सकता हूँ जिससे कि क्लाइंट कंफर्टेबल हो मुझे पे करने में भी, और मैं भी उससे ठीक तरीके से अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज कर पाऊँ। अब आई नो कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी वैल्यू को कभी कम मत करिए, आप कभी भी फ्री में काम मत करिए, आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज़ तो चार्ज करिए ही। अब मेरा ओपिनियन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको हमेशा लो ही चार्ज करना चाहिए, बट आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि आप एक हर एडिशनल क्लाइंट पे 10 to 15% अपने चार्जेस को, अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे। मैंने कई सारे बिगिनर लेवल फ्रीलांसर्स को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करने में ही बिलीव रखते हैं। उनका मानना है कि मैं अपनी वैल्यू को डिग्रेड नहीं कर सकता हूँ, बट क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से आप फिर एक रिस्की बेट बन के रह जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब ईजी चार्ज करेंगे, जब आप कम प्राइस चार्ज करेंगे, तो क्लाइंट एटलीस्ट आप पे एक बेट ले सकता है। आप भले ही मार्केट में नए हैं, आप भले ही अपने स्किल्स में उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, बट क्योंकि आप कम चार्ज कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको ट्राई करने का एक वो रिस्क ले सकता है। एंड देन जब आप कम चार्ज करते हैं स्टार्टिंग में, तो आप अपने सरफेस एरिया को बढ़ा पाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड है लेसन नंबर 3, फोकस ऑन व्हाई नो वन वुड हायर यू। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स स्टार्टिंग में इस बात से दुखी रहते हैं कि उन्हें कोई हायर क्यों नहीं कर रहा है, बट आपको एक्चुअली अपने माइंडसेट में थोड़ा सा शिफ्ट लाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपको रिजेक्ट करने का सोच सकता है, क्या वो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपको हायर नहीं कर रहा है, एंड देन आपको उन रीजंस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेम चीज़ों पे दुखी होने के, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि कैसे आप उसके सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ज़्यादातर क्लाइंट्स जब किसी नए फ्रीलांसर को हायर करते हैं तो उनकी 2 ही प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो कि वो उनका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, और दूसरा उनका मनी इन्वेस्ट हो रहा है। फ्रीलांसर जितना नया होगा, क्लाइंट को उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट लगेगा, उतना ही ज़्यादा उसको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे फ्रीलांसर को अपनी रिक्वायरमेंट समझाने के लिए और उससे डिजायर्ड आउटपुट निकलवाने के लिए। प्लस उसका मनी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, यानी क्लाइंट को एक रिस्क लेना पड़ेगा कि वो एक नए फ्रीलांसर्स के साथ अगर काम करता है तो उसको पे भी करना पड़ेगा। बट जब आप इस तरीके से सोचोगे कि क्या वो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट मुझे हायर नहीं कर रहा है, तो उसमें भी ये 2 ही चीज़ें निकल के आएंगी, एंड देन आप इन्हीं सेम 2 चीज़ों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप अपने प्राइसेस को अगर कम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके उसकी एग्जैक्ट नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये दोनों चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। एंड ऐसा करके आप क्लाइंट के लिए ईजी कर पाएंगे आपको हायर करना, जो कि अगेन आपके हायर होने के चांसेस को बढ़ा देगा।
प्लस एक चीज़ आपको और जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आप हमेशा अपने काम में ओवर डिलीवर करने का ट्राई करिए, जिससे कि क्लाइंट को किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना लगे कि वो आपको ओवर पे कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं उसके काम के लिए। जब आप ओवर डिलीवर करेंगे तो वो क्लाइंट को एक तरीके का सेटिस्फैक्शन देगा कि वो आपको जो भी पे कर रहा है उसके बदले में वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आउटपुट रिसीव कर रहा है। मूव टू पॉइंट नंबर 4, द फ्रीलांसर्स 80-20 गेम। अब ये गलती बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी अपने करियर में करी हुई है। जब आप एज अ फ्रीलांसर थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट सारे ही प्रोजेक्ट्स को हाँ बोलना। आपको लगता है मैं जितना ज़्यादा काम ले लूँगा उतना ही अच्छा है, मैं उतने ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, मैं उतने ज़्यादा लोगों के साथ वर्क कर पाऊंगा, मैं उतने ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर पाऊंगा। बट ये एक्चुअली रियलिटी नहीं होती है। फॉर बीइंग अ टॉप फ्रीलांसर आपको सीखना होगा लोगों को ना बोलना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का काम आपको लेना है और किस तरीके के काम के लिए आपको स्पेसिफिकली मना कर देना है। सो अल्टीमेटली एज अ फ्रीलांसर आपको किन लोगों के साथ काम करना, उसमें ये 3 चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। आइदर वो आपको बहुत अच्छा पे कर रहा हो, या फिर वो आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हो। बट अगर कोई क्लाइंट आपको इन तीनों में से किसी भी चीज़ में सिग्निफिकेंट बेटरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू से नो टू हिम। क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप अल्टीमेटली अपना टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं और वो टाइम आपके पास लिमिटेड ही है। तो इंस्टेड ऑफ वो टाइम किसी ऐसे क्लाइंट के साथ लगाना जो कि ना आपको अच्छा पे कर रहा है, ना आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है और ना ही आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप ये सेम टाइम को उन क्लाइंट्स के साथ लगा सकते हैं जिसके साथ आप वर्क करना चाहें, जो कि आपको अच्छा पे कर पाए, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए और जो कि आपके लिए आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाए, खोल पाए। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे आपको भी ये डिसीजंस लेने होंगे कि आपको किन क्लाइंट्स को हाँ बोलना है और किन क्लाइंट्स को ना। एंड नाउ बढ़ते हैं अपने 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ, मेक बाउंड्रीज। एज अ फ्रीलांसर आपको अपने काम में 4 तरीके की बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। बाउंड्रीज ऑफ योर टाइम, बाउंड्रीज ऑफ मनी, बाउंड्रीज ऑफ एनर्जी एंड बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज ऑफ टाइम का मतलब कि आपको पहले से ही स्पेसिफाई करना होगा कि आप कितने बजे तक काम कर पाएंगे, आप किस टाइम तक अवेलेबल रहेंगे। अगर कोई क्लाइंट आपको टेक्स्ट कर रहा है रात के 11 बजे 12 बजे काम करके देने के लिए, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आपको अपने वर्किंग टाइम्स डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप एक टाइम की बाउंड्री बना पाएँ। बाउंड्री ऑफ मनी मतलब आपको ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस लेवल तक निगोशिएट कर सकते हैं और किसके नीचे आप बिल्कुल भी काम वो नहीं करेंगे। यानी आपको एक नो रिग्रेट रेट सेट करना होगा, जिससे कि आपको पता हो कि आप रेट में नेगोशिएशन में किस लेवल तक जा सकते हैं, आपकी लोअर बेसलाइन क्या होने वाली है, और उसके नीचे अगर क्लाइंट जाता है या उससे कम पे करता है तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए उसको मना करने के लिए। इसलिए आपको वो प्राइसिंग की बाउंड्री सेट करनी होगी, जिसकी वजह से आप एक राइट एक्सपेक्टेशन क्लाइंट को भी सेट करवा पाएँ कि बेसलाइन क्या होने वाली है और अपने टाइम के लिए भी आप इनफ वैल्यूएबल अमाउंट चार्ज कर पाएँ। देन 3rd बाउंड्री आती है आपकी एनर्जी की। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि आप इस वीडियो के इंग्लिश टू हिंदी सबटाइटल्स कर दीजिए या हिंदी टू इंग्लिश सबटाइटल्स कर दीजिए। अब ये एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मुझे पता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी सारी इसमें लगाऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जो कि एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये स्पेसिफाई करके रखता हूँ कि मैं किस तरीके के काम करूँगा, क्या क्या काम आपका कर पाऊंगा और क्या क्या काम नहीं भी कर पाऊंगा। अब ये मैंने एज अ वीडियो एडिटर अपने एग्जांपल से आपको बताया है, बट आप जिस भी फील्ड में हो आपको हमेशा ये स्पेसिफाई करना है कि आप जो भी काम ले रहे हैं उसमें क्या चीज़ आप कवर करेंगे एंड क्या चीज़ नहीं करेंगे, जिससे कि आप अपने एनर्जी के अराउंड एक बाउंड्री भी क्रिएट कर पाएँ। देन 4th बाउंड्री आती है आपके रिस्पेक्ट के अराउंड। मैंने अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है जो कि ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। मुझे एक्चुअली बाद में रिग्रेट होता था उन क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए। सो आपको हमेशा हर हालत में ये मेक श्योर करना है कि आप जिन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएँ और आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें। सो एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बनाना है आपको रिस्पेक्ट का, इंस्टेड कि वो आपसे चिल्ला के बात कर रहे हैं या ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आप पैसे के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री आपको मेंटेन करके रखनी होगी। सो अगेन आपको 4 बाउंड्रीज का ध्यान रखना है। बाउंड्री फॉर योर टाइम, बाउंड्री फॉर योर मनी, बाउंड्री फॉर योर एनर्जी एंड बाउंड्री फॉर योर रिस्पेक्ट। जब आप ये करेंगे
तो आप क्लाइंट के माइंड में भी राइट एक्सपेक्टेशन सेट कर देंगे। उसे एग्जैक्टली पता होगा कि आप क्या चार्ज करने वाले हैं, आप किस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। आपको एक्चुअली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनानी है और आप क्या काम कर पाएंगे और क्या काम नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसा करके आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रख पाएंगे। अब ये पांचों ही लेसन्स मैंने हार्ड तरीके से सीखे हैं। मैंने ये एक्चुअली गलतियां करके सीखी हैं। अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में कई सारे लोगों के साथ काम किया, जिसकी वजह से ये रियलाइजेशंस मुझे होते गए। बट आई होप ये लेसन से सीखने के बाद आप ये सेम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आई टेक यू लीव। थैंक यू।